हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। पूर्व की ओर देखो नीति। आपका जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पेपर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर एक यूनिट है, यूनिट नंबर 6 सिलेबस के अंदर भारत की विदेश नीति। उस यूनिट का नाम है भारत की विदेश नीति। उसका एक टॉपिक है छोटा सा, पूर्व की ओर देखो। पूर्व की ओर देखो नीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्या है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, पूर्व की ओर देखो नीति, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश के लिए है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये क्या है नीति और उस समय इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी जिसकी वजह से इसको लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, बात है सन 1991 की, 1991 की। 1991 के अंदर एक भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव है, उन्होंने इस नीति को लागू किया था 1991 के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है, पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उस समय भारत के पीएम थे, भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव सन 1991 के अंदर। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो पीवी नरसिम्हा राव है, उन्होंने इस नीति को शुरू किया था 1991 के अंदर। ये भी आपका फैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कब शुरू हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसको शुरू किया गया था 1991 के अंदर। ठीक है, ये आज का फैक्ट है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उस समय इसको लागू क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए दोस्तों, वहां उस समय क्या है कि भारत है ना, वो आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी, और उस आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए, भारत को उस स्थिति से निकालने के लिए इस नीति को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इस नीति के माध्यम से क्या प्रयास किया गया था। प्रयास ये था कि अब हम है ना, भारत के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अब हम भारत के जो पूर्व के जो राष्ट्र है ना, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी देश ऐसे है ना, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जितने भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, उनके साथ हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक। ठीक है, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हम इनके साथ स्थापित करना चाहते हैं। और मुख्य पर्पज है कि भारत को मतलब आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उनकी आर्थिक दृष्टि है, स्थिति है, उसको अच्छी करना, मतलब ये मुख्य पर्पज था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रधानमंत्री ने कि हम है ना, जो आसियान कंट्रीज है। अब देखो दोस्तों, आसियान जो कंट्रीज है ना, वो भी आपका मतलब आसियान टॉपिक है, आपकी यूनिट का एक टॉपिक है, उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1-2 दिन के अंदर हम उसको भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आसियान कंट्रीज है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो देश है वो आसियान कंट्रीज है सारे, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, कम्बोडिया, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये जो सारे कंट्रीज है ना, फिलीपींस, ये आसियान कंट्रीज है। तो इन आसियान कंट्रीज और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर यही देश आते हैं सारे। ठीक है, तो इन देशों के साथ हमें मतलब हमारे जो मधुर संबंध स्थापित करने हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक संबंध स्थापित करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब मैप के माध्यम से मैं समझा देता हूं कि वो कौन कौन से देश है। ठीक है, इंडिया के किस साइड में वो देश है, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इंडिया का, आपने अगर मैप की अच्छी सी प्रैक्टिस है, आपकी वर्ल्ड मैप की, इंडिया मैप की अच्छी सी प्रैक्टिस है, अगर आपके माइंड में है अच्छे तरीके से, तो चीजें है ना वो क्लियरिफिकेशन होती है, अच्छे से चीजें हैं वो क्लियर होती है मैप के माध्यम से। मैं मैप बनाता हूं यहाँ पर।
इंडिया का लगभग लगभग बना दो सेम। ठीक है, लगभग लगभग ऐसा ही है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते लेकिन लगभग समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि मतलब इंडिया ना, ये हमारा इंडिया हो गया, भारत। अब भारत का जो पूर्वी पूर्वी एरिया, ठीक है, और दक्षिण एरिया, इसके बीच में जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर जो कंट्रीज है जितने भी, ठीक है, ये आसियान कंट्रीज है। ठीक है, ये सारे कौन से कंट्रीज है? आसियान कंट्रीज। इनके साथ हमें मतलब अपने संबंध है वो मजबूत बनाने हैं। ठीक है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यही पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, हम बोलते हैं ना अगर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, तो ये बीच वाला दक्षिण और पूर्व का जो बीच वाला एरिया ना, ये आता है। और इस एरिया के अंदर जो कंट्रीज है उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया देश है ना, उनके साथ हमें ये संबंध स्थापित करना है और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार है उसको हमें बढ़ावा देना, जिससे कि मतलब हमारा भी विकास हो सके और उनका भी विकास हो सके और एक मधुर सामंजस्य स्थापित हो सके। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कॉन्सेप्ट था, ये इनका पर्पस था। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब ये कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सारी कंट्रीज है और यहाँ पर ये है, ये एरिया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब इन कंट्रीज के साथ हमें मतलब मधुर संबंध स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते कि मतलब मेन कार्य क्या था इस नीति का, कि मतलब पूर्वी मेन कार्य क्या था, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और व्यापार को बढ़ावा देना। व्यापार को, इन कंट्रीज के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, ये मतलब मुख्य कार्य था। ठीक है दोस्तों, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मेन पर्पज यही था। ठीक है, भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से गुजर रहा था, आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं थी उस समय इंडिया की, तो ये हमें डिसीजन लेना पड़ा। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो मुख्य उद्देश्य के अंदर पहला यही था कि पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक नहीं सांस्कृतिक है यहाँ पर, सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। ठीक है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। और दूसरा इसका उद्देश्य था
दूसरा इसका उद्देश्य था कि जो चीन का हस्तक्षेप है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, दक्षिण एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया, इसे लिख सकते हो दक्षिण एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के प्रभाव को कम करना, चीन के प्रभाव को कम करना, ठीक है। ये दूसरा इसका उद्देश्य था लागू करने का। और तीसरा है भारत को आर्थिक स्थिति, भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना या आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूत करना। और चौथा आपको यह याद रखना है कि पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मेन पर्पस यही था इसका, इस नीति को लागू करने का मेन पर्पस यही था, ठीक है दोस्तों, कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। यानी कि जो कल्चर है हमारा इंडिया का कल्चर और उन देशों का जो कल्चर है ना, उनको मतलब साझा करना, ठीक है, उनके साथ भी साझा करना और हमारे साथ भी मतलब साझा करना, एक दूसरे का जो कल्चर है उसको साझा करना। आपने सोचा होगा दोस्तों कि कभी जिस देश के पीएम है वो इंडिया के अंदर आते हैं या भारत के पीएम है वो वहां पर जाते हैं तो उनके कल्चर से रूबरू होते हैं। वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष है ना वो मतलब उनके कल्चर जो कला या संस्कृति है उससे रूबरू करवाते हैं पीएम को, क्योंकि मतलब वो एक मतलब उनका जो संबंध है ना वो संबंध अच्छा हो जाए, सांस्कृतिक संबंध अच्छा हो जाए, ताकि मतलब संस्कृति के माध्यम से उनका जुड़ाव हो जाए कि हमारी संस्कृति कैसी है और अपनी उनकी संस्कृति कैसी है और हमारी संस्कृति कैसी है। तो ये मतलब सांस्कृतिक मतलब साझेदारी हो जाए, ठीक है, उनको पता चल जाए कि मतलब संस्कृति वहां की संस्कृति कैसी है वो हमारी संस्कृति कैसी है, ताकि वो मतलब एक अच्छा संबंध बने, ठीक है। और इकोनॉमिक और राजनीतिक आर्थिक संबंध, ठीक है, आर्थिक संबंध को भी मजबूत करना इसका उद्देश्य था कि इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उस देश के जो नागरिक है वो भारत के अंदर मतलब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सके। अगर भारत को आयात की जरूरत है तो भारत आयात कर सकता है किस चीज को, अगर उस कंट्रीज के लोगों को मतलब कोई चीज चाहिए, ठीक है, वस्तु चाहिए तो भारत है उसको निर्यात कर सकता है। और उन लोगों को अगर मतलब भारत को अगर किसी चीज की जरूरत है तो भारत वहां से आयात कर सकता है। तो वो कैसे होगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, तभी होगा। और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक मतलब जो संधि है दोनों देश है, अगर भारत किसी देश के साथ पार्टनरशिप कर रहा है तो वो मतलब स्वतंत्र रहकर, एक संप्रभु राष्ट्र के होने के नाते मतलब स्वतंत्र रहकर अपना निर्णय करेंगे, स्वतंत्र होकर अपनी संधियां स्थापित करेंगे, ठीक है, अपनी साझेदारी स्थापित करेंगे और एक दूसरे की प्रभुता संप्रभुता का सम्मान करेंगे और अखंडता का सम्मान करेंगे और आदर करेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत करना ये इसका पर्पस था। और दक्षिण पूर्वी एशिया देश के अंदर तो दक्षिण पूर्वी एशिया ना उसके अंदर चीन का प्रभाव हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, तो चीन के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सके वहां पर। और भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना ये तो मुख्य उद्देश्य था ही, कि भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से गुजर रहा था, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो इस नीति के माध्यम से क्या है कि चीजों का आदान प्रदान होगा, ठीक है,
अच्छे संबंध बनेंगे तो आर्थिक दृष्टि से भारत है वो जल्द बाहर आएगा। और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, ट्रेड को मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, ट्रेड है ना, इसको ज्यादा बढ़ावा देना। जैसे कि मान लो भारत के अंदर कोई चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और किसी बाहरी कंट्रीज को मतलब उस चीजों की आवश्यकता है तो भारत उसका आराम से निर्यात कर सकता है, ठीक है। भारत को अगर कोई इंडिया के अंदर कोई चीज मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और इंडिया को चीज चाहिए तो भारत वहां से मंगवा सकता है, चीज को इम्पोर्ट कर सकता है, ठीक है। इस चीज को बढ़ावा देना। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने 1991 के लगभग 90-91 के लगभग एलपीजी जो फॉर्मूला है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस पद्धति को अपनाया था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भारत उस समय इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी और उस समय सोचा था, उस समय भारत सरकार ने सोचा था कि मतलब लिबरलाइजेशन होगा, उदारीकरण होगा तो लाइसेंस प्रणाली है वो उसको थोड़ा कम किया जा जाएगा, ठीक है। तो लाइसेंस प्रणाली है ना उसको कम किया जाएगा जिससे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री है वो काम कर सके, इंडिया के अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे शुरू हो सके, बाहरी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत के अंदर आई और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। क्योंकि लाइसेंस प्रणाली को थोड़ा कम किया जाएगा तो उनको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे बढ़ेंगे। और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण होगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। क्योंकि निजी कंपनी है वो उनके पास मतलब इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगी चीजों का। और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि मतलब वैश्वीकरण से क्या कि कोई देश है उस देश के अंदर आकर माल का इंपोर्ट कर सकता है, भारत है वो वहां पर निर्यात कर सकता है, ठीक है, वहां से माल सेवाओं को, गुड्स और वस्तुओं को मतलब मंगा सकता है या वहां पर इंपोर्ट कर सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना वो कैसे लागू होगा, ये प्रणाली कैसे मतलब संभव होगी, इस एलपीजी को लागू करने के बाद संभव होगी। और हमने एलपीजी को किया 1991 के अंदर और उसके बाद लागू करने से हमें मतलब इसका बहुत ही बेनिफिट मिला, ठीक है दोस्तों। जिससे कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत मजबूत हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको आज का ये कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, फैक्ट है वो आपके मतलब आसान है यार, चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आज का जो क्लास है वो आपकी समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप करके मुझे बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगला टॉपिक होगा हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर काम करो। ये तो थी हमने पढ़ी थी पूर्व की ओर देखो, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका अंदर है कि पूर्व की ओर देखना ही नहीं है हमें, पूर्व की ओर लागू करना, पूर्व की ओर काम करना, ठीक है, ये इसका पर्पज है। तो इसको हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी है अभी वर्तमान में, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।